leading us, teaching us with your everyday rubrics. Ma'am, happy Teachers Day from all of us here, from each and every member here. Thank you, ma'am. Ma'am, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ rubrics ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ group ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ morning ਕਿੰਨੇ? I started on 1st Jan 2016. 8.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ. Amazing, amazing. Gratitude. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ WhatsApp ਦੇ different groups ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ. ਫਿਰ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ. ਹੁਣ ਮੈਂ voice message ਦੇ through ਬੋਲ ਕੇ with video ਉਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ. Ma'am, they are so useful every day. ਤੁਹਾਡਾ rubric ਪੜ੍ਹ ਲਓ, repertory ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ remedies ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ DD ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ. It is so much detail. And 8 years, 8.5 years. That's a commitment. Selfless commitment. Thank you, ma'am. Thank you so much. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੈ. Yeah. Every single day I receive a message. Every single day I receive 2-3 calls के मैम्स आपके ये rubrics देख के पढ़ के सुन के हमने अपनी practice start की है. And this seems so good कि चलो अपने fraternity के लिए कुछ तो कर रहे हैं and doing something. And ma'am, every day without missing a day. That's wonderful. इतनी commitment. मैं इवन मेरा यूएसए जाना बहुत फ्रीक्वेंटली रहता है. तो चाहे मैं अमेरिका हूँ, चाहे मैं कनाडा हूँ, चाहे मैं सिंगापुर हूँ, कहीं पर भी हूँ, मेरा रूब्रिक डलेगा ही डलेगा. Amazing, amazing. और मैम ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਮੈਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਬਰਿਕ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਮੈਂ ਹੋਰ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੀ ਆ. ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਮੈਸੇਜ ਫਰਮ SHS ਟੂ ਆਲ ਆਰ ਮੈਂਟਰਸ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਨੂ ਕੌਸ਼ਲ ਮੈਮ, हारून सर, सचिन सर, रेशमा मैम, डॉक्टर अनीता बजाज मैम, कौशला मैम, शोभा शाह मैम, डॉक्टर विक्रम सर एंड डॉक्टर दिलीप जानी सर. आप सब ने मिलके ही SSH को बनाया मैम. आपकी गाइडेंस से ये ग्रुप है. हम लोग तो 2020 में ज्वाइन किया, बट यू केप्ट इट ऑन, यू केप्ट इट, तभी हम आज ये सारी नॉलेज ग्रहण कर पा रहे हैं. जी, यू एंड योर टीम, थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू मैम. जी, thank you. Welcome Deepti, welcome. Welcome जी, welcome. Thank you जी, thank you so much. So सबसे पहले तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने इतने सुंदर सुंदर मैसेज आज टीचर्स डे पर भेजे हैं. So many thanks to everyone. बहुत सुंदर मैसेज लिख के भेजे हैं. I appreciate everyone. So thank you. And हम हमेशा ऐसी टीचर्स डे सेलिब्रेट करते रहें, जितनी भी थोड़ी सी नॉलेज है उसको बांटते रहें. तो आज मैंने सुबह डिफरेंट ग्रुप्स पे एक केस डाला था जॉन्डिस का. क्रॉनिक जॉन्डिस है, पहले भी हुआ था, अभी भी इनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो गई. तो ये पेशेंट मेरे पास लास्ट ईयर आए थे. इनको जून से जॉन्डिस था, 3 महीनों से. मतलब मेरे पास ये सितंबर में आए और इन्होंने बताया कि पहले भी 2018 में ऐसी जॉन्डिस हुआ था, बहुत बुरा हाल हुआ था. तो अभी फिर से 3 महीने से है. और मेरा वेट जो कि 80 किलोग्राम्स था, वो अब सिर्फ 63 किलोग्राम्स रह गया. आप ये देखो कि 3 महीनों में कितना इसका इफेक्ट हुआ. और मेरा जो SGOT-PT दोनों, SGOT 400, SGPT 500 इतना ज्यादा हो गया, जो कि लेस देन 50 ही होने चाहिए. सीरम बिलीरुबिन 7.0 जो 1 से लेस होना चाहिए. सो 3 महीने से यही सब कुछ चल रहा है. कमजोर होता जा रहा हूँ और ज्यादा वीक हो जा रहा हूँ. और मेरा प्रोफेशन सिंगिंग है. मेरे पास वैसे बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, तो किसी को वोकल कॉर्ड्स की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई और प्रॉब्लम होती है. तो इनको ये जॉन्डिस की प्रॉब्लम थी.
और इन्होंने बोला कि हमारे घर में एक फंक्शन होने वाला है, तो उसके लिए बहुत तैयारी करनी है, लेकिन मैं ठीक ही नहीं फील करता। जो सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है वो मेरी वीकनेस है। मेरा वेट 63 हो गया है और इतना कमजोर हो गया, वीक बहुत हो गया हूँ ड्यूरिंग ऑल दीज 3 months। और मैंने एलोपैथी में ट्रीटमेंट करवाया, 3 महीने हो गए लेते हुए, कुछ पता ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। SGOT PT थोड़ा कम हुए, लेकिन मुझ में वीकनेस, कमजोरी, ये सब कुछ ऐसे ही चलता जा रहा है। और चिंता फिक्र ऐसा कुछ नहीं है, काम है, सिंगिंग का है तो चलो कोई बात नहीं, वो तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी तो मैं नहीं कोई भी डेट्स वगैरह फिक्स कर रहा। और जो घर में फंक्शन है उसी की तैयारी चल रही है। डाइजेशन ठीक है, डाइजेशन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब देखो, मैं इतना अपनी सेहत का ध्यान रख रहा हूँ, फिर भी मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा? सिंगिंग मेरा प्रोफेशन है, मैं गा नहीं सकता, और क्यों ठीक नहीं होता? मुझे तो यही समझ नहीं आती, व्हाई? और मैं तो अब एलोपैथी तो ले लेके थक गया हूँ। होम्योपैथी भी मैंने किसी से ली है, उन्होंने कुछ जॉन्डिला ड्रॉप्स दिए हैं, कुछ 3-4 बॉटल्स दी हैं, तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी फर्क पड़ रहा है। हर दूसरे तीसरे साल मुझे जॉन्डिस ऐसे हो जाता है। तो दिस वाज द केस। बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक सेलेक्ट किए, और कुछ डॉक्टर्स मेरे वाली दवाई तक पहुंचे भी। जो भी डॉक्टर्स अभी इधर इस फोरम पे हैं, जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वीकनेस, कमजोरी, वेट रिड्यूस होना, और जो उसका ये पूछना कि मैं ध्यान भी खाने पीने का रख रहा हूं फिर भी मैं ठीक क्यों नहीं होता। व्हाट इज दिस? क्या कहेंगे इसके लिए? कौन सा रूब्रिक हम सिलेक्ट करेंगे? कि मैं बहुत ज्यादा हर चीज का ध्यान भी रखता हूं, लेकिन मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्यों मेरा सिस्टम इतना अपसेट हो गया कि वेट भी इतना रिड्यूस हो गया, मैं कमजोर इतना हो गया? कोई बताना चाहता है कि ये है क्या, ये चीज क्या है? मैम क्यूरियस और एंजाइटी डार्क? नहीं, एंजाइटी डार्क में होगा उसको, वो अंधेरे में भटक रहा है, वो अंधेरे में है, वहां पे उसको एंजाइटी हो रही है कि ये क्या है, लेकिन यहाँ पे उसके ऑपोजिट है, लाइट डिजायर लाइट डिजायर फॉर। जी, लाइट डिजायर कितनी तरह की है। लाइट डिजायर में पेशेंट हल्का रहना चाहता है, वो भी लाइट डिजायर है। लाइट डिजायर में पेशेंट को रोशनी चाहिए, वो भी लाइट डिजायर है। लाइट डिजायर में पेशेंट अपने टेस्ट करवाना चाहता है, वो इस झमेले से परे रहना चाहता है। सो लाइट डिजायर में बहुत तरह की फीलिंग्स। मुझे लगता है कि ये लाइट डिजायर ही एक हमारा होम्योपैथी का ऐसा रूब्रिक है जिसके 8-10 मीनिंग है। तो यहाँ जब पेशेंट बार बार पूछते हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं होता, दिस इज ऑल्सो लाइट डिजायर फॉर। इसमें क्यूरियस तो हम तब लेंगे ना कि अगर वो बार बार 4-6 बार आगे के आगे कि मैं ठीक क्यों नहीं होता, फिर उसके आगे नेक्स्ट बात, फिर उसके आगे नेक्स्ट बात, फिर उसके क्यूरियस में वो जिज्ञासु होता है और बार बार 3-4-6 बातें उसी चीज के उसी टॉपिक पे ऊपर कर देता है। तो यहाँ जो मैंने इस सारे, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर केस को रेपर्टराइज करो, क्योंकि हमारा ब्रेन कोई इतना बड़ा नहीं है कि जो सारी की सारी दवाइयों को एब्जॉर्ब कर ले। होम्योपैथी तो एक बहुत बड़ा ओशन है, इसमें से हमने सिर्फ एक मेडिसिन निकालनी है। तो एक निकालने के लिए हमें करेक्ट सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक्स होनी चाहिए, और फिर उनके अकॉर्डिंगली जो दवाई निकलती है उसको देखना कि किस तरह की ये मेडिसिन है, क्या हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, या कौन सी मेडिसिन इसमें सूट कर सकती है।
सबसे पहला जो मैंने हमेशा लेती हूँ कि अगर पेशेंट को कोई भी बीमारी है तो आप उसका रूब्रिक जरूर ले लीजिए. So he was suffering from jaundice, so I took the rubric jaundice. चाहे वो मैं कंसिडर करूं चाहे ना करूं, चाहे वो मेरी सिलेक्शन में आए या ना आए, लेकिन जॉन्डिस इज द प्रॉब्लम. और इसका जॉन्डिस भी क्रॉनिक है क्योंकि वो पहले भी सफर कर चुके हैं. 2018 में भी हुआ, हर दूसरे तीसरे साल उसको जॉन्डिस हो जाता है और अभी भी उसको जॉन्डिस हुआ है. सो जॉन्डिस क्रॉनिक, चाहे वो 2-2 साल बीच में उसका नॉर्मल पीरियड चलता रहा, लेकिन फिर भी उसको जॉन्डिस कुछ सालों के बाद हो जाता है. तो यहाँ पे मैंने दूसरा रूब्रिक लिया, जॉन्डिस क्रॉनिक, क्योंकि क्रॉनिक ही लेंगे ना. अगर हम देख रहे हैं कि उसको 2018 में भी हुआ, उसके बाद भी हुआ, 2-3 साल के बाद हो जाता है, सो दिस इज अ क्रॉनिक टेंडेंसी टू सम प्रॉब्लम. और जो तीसरा रूब्रिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब भी कोई पेशेंट अपनी बीमारी से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक फील करता है, तो मैं हमेशा वहां पे रूब्रिक लेती हूँ, वीकनेस, इनर्वेशन, एग्जॉशन, प्रोस्ट्रेशन, इन्फर्मिटी, डिजीज एक्यूट. इन के एक्यूट डिजीज में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करना, जिसका वेट 80 से 63-4 रह गया, तो वो अगर कमजोरी महसूस करता है, स्पेसिफिकली दिस रूब्रिक इन एक्यूट डिजीज, क्योंकि अभी उसको जॉन्डिस का अटैक हुआ है, 500 तक उसका SGOT-PT पहुंच गया, एक 400 एक 500 है. तो एक्यूट डिजीज में अगर कोई भी, चाहे फीवर हो, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे, बहुत वीकनेस है, तो आई ऑलवेज टेक दिस रूब्रिक, जिसमें एग्जॉशन है, जिसमें प्रोस्ट्रेशन है, जिसमें वीकनेस है. तो ये मेरा थर्ड रूब्रिक था. और फोर्थ वन वाज इमासिएशन जनरल, कि वो पतला हो गया, कमजोर हो गया. इमासिएशन में ये जो मसल्स हैं बॉडी के, ये कमजोर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. और वो दवाई ले रहा है, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है 3 महीने से बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा, लेकिन वेट तो अभी भी, जब वो मेरे पास आया तो इट वाज 65, कोई इतना बड़ा नहीं है. और अब उसका बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं कोई दवाई खाऊं, एलोपैथी खाऊं. बहुत उसका मन, जैसे अब उसमें हौसला नहीं है दवाई लेने का. ये सेड के होम्योपैथी भी ली थी, लेकिन उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. दिस इज आई टुक एज डिस्करेज्ड, कि उसमें अब हौसला नहीं है दवाई लेने का, अब उसका दिल एक तरह से टूट गया. सो दिस इज डिस्करेज्ड, कि अब मेरा मन नहीं करता दवाई लेने का. देन लाइट डिजायर फॉर, जो हमने अभी डिस्कस किया, कि पता नहीं क्यों मेरा खाने पीने का मैंने इतना ध्यान में रखता हूं और वेट नहीं गेन हो रहा, वेट नहीं बढ़ रहा, चिंता फिक्र कोई खास है नहीं. और जो लास्ट वन था, दैट वाज सिंगिंग. जिन लोगों का भी प्रोफेशन सिंगिंग होता है, मैं आई ऑलवेज टेक सिंगिंग, के गाने गाना उसका एज प्रोफेशन है, तो दिस ऑल्सो कनेक्ट्स विद दिस केस. तो जब ये सारे के सारे रूब्रिक्स डाले, आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि इनमें सिर्फ एक ही मेडिसिन निकली, दैट वाज फॉस्फोरस. वैसे तो फॉस्फोरस किस तरह का पेशेंट होता है, तो वो हम अभी देखेंगे. इससे नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है, दैट इज बेलाडोना. अगर हम डीडी करते हैं डिफरेंट मेडिसिन का, अभी मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे मैंने दी. तो अगर हम डीडी करते हैं, पहले बेलाडोना फर्स्ट मेडिसिन आती है, जो कि क्रॉनिक जॉन्डिस में नहीं है, जिसमें वीकनेस कोई नहीं है, इन एक्यूट प्रॉब्लम्स. सेम उसी के साथ नेक्स्ट सिलेक्शन जो थी, दैट वाज प्लम्बम. उसमें भी ऐसे ही है कि जॉन्डिस क्रॉनिक जॉन्डिस नहीं है, लेकिन वीकनेस भी नहीं है. नेक्स्ट मेडिसिन आती है सल्फर. सल्फर में लाइट डिजायर नहीं है, सल्फर में वीकनेस नहीं है, दोनों नहीं है. और उसके बाद तो फिर आर्सेनिक और
कैंथरस, चाइना, बहुत सारे डॉक्टर्स ने हिंडर्ड एट एंड ऑब्स्ट्रक्टेड बीइंग, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला कि मैं अपने, ये मेरी बीमारी है, ये मुझे प्रोफेशन में तंग कर रही है, ऐसा कुछ नहीं बोला। यहाँ एक रुकावट बन गई है या मैं काम नहीं अब कर सकता, ऐसा कुछ नहीं बोला। सो हम ये हिंडर्ड रूब्रिक या ऑब्स्ट्रक्टेड वन, ये हम तभी लेंगे अगर पेशेंट बोलेगा आके कि अब रुकावट हो गई मेरे काम में, मैं काम कैसे करूं, तो हम हिंडर्ड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने एक बार भी ऐसा नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोला कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मेरा वेट इतना रिड्यूस हो गया है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता अब दवाई खाने को, लेकिन क्या करूं क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी है, दवाई तो लेनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेरी जो कंडीशन है, मेरा SGOT-PT है, सीरम बिलीरुबिन वाज 7, इतना जॉन्डिस इतना ज्यादा हो गया है। सो द फर्स्ट सिलेक्शन वाज फास्फोरस। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि जो फर्स्ट सिलेक्शन है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट रूब्रिक्स होने चाहिए और बिल्कुल सिलेक्शन हर तरफ से 100% होनी चाहिए। ये नहीं कि चलो फास्फोरस है, बेलाडोना भी है, पहले ये दे लेते हैं फिर वो दे लेते हैं, नहीं, कभी ऐसे नहीं सोचना। हमेशा अगर इस मेडिसिन ने सारे के सारे रूब्रिक्स कवर किए हैं तो समझो कि आपकी ये बेस्ट सिलेक्शन है। तो मैंने, क्योंकि ये एक्यूट, अदरवाइज एक्यूट प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसमें LM पोटेंसी यूज की, फास्फोरस 0/1 और 1 हफ्ते के लिए सैटलैक। 1 हफ्ते के बाद इन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है कि मैं पहले से मुझ में जैसे थोड़ी ताकत आई हो, थोड़ी वीकनेस कम हुई है, लेकिन अभी भी खैर काफी है, हेयर फॉल है बहुत ज्यादा। तो मैंने उनको फास्फोरस 0/2 दी। मैं ये कैसे देती हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स हर अपने तरीके से देते हैं, हमारे डॉक्टर मान वो तो जस्ट ऐसे ही जैसे हम बाकी दवाइयां लेते हैं ऐसे ही सिंगल डोज देके और फिर वेट करते हैं, लेकिन मैं इसको वाटर डोज में देती हूँ। 0/1 की 2 ग्लोब्यूल्स लेकर उनको 250 ml वाटर में डाल के और दिन में 3 बार लेना है और हर बार 10 स्ट्रोक्स देके 10 स्ट्रोक्स देके लेने हैं। तो 0/2 दिया, उसके बाद जब वो नेक्स्ट टाइम आए आफ्टर अनदर 15 डेज उनका वेट 67 किलोग्राम हो गया, जो कि बहुत दिनों से 63-4 पे अटका हुआ था। इसके बाद उनको फिर से मैंने फास्फोरस 0/3 दी और उनका वेट 67.6 हो गया। उन्होंने बोला था कि मुझे नींद की भी थोड़ी प्रॉब्लम है और हेयर फॉल तो चलो है ही थोड़ा सा, और वो हर 15-20 दिन के बाद टेस्ट करवाते थे। जो नेक्स्ट टाइम उन्होंने टेस्ट करवाया SGOT-PT, SGOT was 39 and SGPT was 61। कितना ज्यादा, 1 महीने में ये सब रिड्यूस हो गया। एंड सीरम बिलीरुबिन वाज 1.6, जो कि 7 तक अटका हुआ था। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स 5-5, 7-7, 10-10 दवाइयां देते हैं। होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें सिर्फ सिंगल मेडिसिन की प्रोविजन है। एक मेडिसिन चलो लगा लो, 2 लगा लो, मान लो किसी को लगता है कि कंफ्यूजन है, तो हैनीमैन ने इसका भी हल बताया कि अगर 2 मेडिसिन में कंफ्यूजन है तो गिव 1 मेडिसिन, एक मेडिसिन दीजिए और दूसरी मेडिसिन रख लीजिए कि ये इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे। लेकिन दूसरी मेडिसिन भी आप ऐसे नहीं दे सकते, जब दूसरी बार आपने केस टेकिंग करनी है, मान लो आपको पहली मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ा तो दूसरी मेडिसिन अगर सेलेक्ट करनी है तो दोबारा से केस टेकिंग करनी होगी, तब आपको नई मेडिसिन की सिलेक्शन करनी होगी। सो जॉन्डिला में मुझे लगता है कि 5-7 दवाइयां तो होंगी ही। जॉन्डिला उन्होंने ली थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और भी उन्होंने 5-4 शीशियां पता नहीं किस चीज की ली हैं। ये कोई हमारी दवाइयां फिजिकल डोज नहीं होती,
ये एक एनर्जी है, ये एनर्जी तब ही काम करेगी जब वो अप्रोप्रिएट होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी, 100%। हैनीमैन ने एक जगह पे ये भी लिखा है कि एक ट्रायंगल है बीमारी की, हमने उसको ठीक करने के लिए अपनी एक ट्रायंगल दवाई की उसके ऊपर रखनी है, वो ट्रायंगल उसके ऊपर बिल्कुल हूबहू आनी चाहिए। अगर आएगी तभी पेशेंट ठीक होगा। और आजकल डॉक्टर्स क्या करते हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक ट्रायंगल के ऊपर यहां पर भी ट्रायंगल पड़ी और 10-10 दवाइयों की ट्रायंगल्स पड़ी है। ऐसे क्योर नहीं होती, ऐसे कभी क्योर नहीं होती। मैं वीट एलर्जी के मेरे केसेस हैं, सिंगल मेडिसिन। बहुत सारी ऐसी बीमारी, सोरियासिस के केसेस हैं, सिंगल मेडिसिन। क्यों हम 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 दवाइयां देते हैं? हमारी तो पैथी एक दवाई वाली है। तो ये जॉन्डिला या कुछ भी, ये सिर्फ मार्केट में बेचने वाली चीजें हैं। और पता नहीं कितनी सैकड़ों वीडियोस आती हैं कि आपको ये बीमारी है, आप वो ले लीजिए। दिस इज नॉट होम्योपैथी। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, गो टू अ गुड होम्योपैथिक डॉक्टर। एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ जो 1 या 2 दवाइयां देता। ये नहीं कि उसने इतना बड़ा लिफाफा पकड़ा दिया। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं। ये दिस इज द पिटीफुल स्टेज ऑफ होम्योपैथी। ऐसे मत करो, कोई भी डॉक्टर्स ऐसे मत करो। डॉक्टर्स हैं जो सिंगल मेडिसिन से इतने अच्छे केसेस ठीक किए हुए रोज ग्रुप्स में डालते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। सो उसके बाद उनको 0/4 दी, 0/5। एवरी टाइम आई यूज टू इंक्रीज दिस, क्योंकि उनका अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। तो 0/7 तक मैं गई। उसके बाद उनका वेट 67 के बाद 73 किलोग्राम, 74 किलोग्राम, और उनका सीरम बिलीरुबिन 1.0 एंड SGOT 22, SGPT 19 और मच बेटर। इनकी मेडिसिन तकरीबन चली 8-9 से लेके 21-4 तक चली, तकरीबन 6-7 महीने। तो अगर मुझे किसी और दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, बेलाडोना की नहीं पड़ी, प्लम्बम की किसी की भी नहीं पड़ी। अगर हम इस तरह से देखते हैं कि फास्फोरस किस तरह का होता है, फास्फोरस मेरी बहुत फेवरेट मेडिसिन है। मैंने बहुत सारे वीट एलर्जी के केसेस इस मेडिसिन से ठीक किए, बच्चे ठीक किए। और बहुत बार मैं बहुत कॉमनली यूज करती हूँ पेशेंट्स में, किन लोगों में जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, जो रिश्ते बनाने में विश्वास करते हैं, रिश्तों को मेंटेन करते हैं। जैन शॉल्टन ने फास्फोरस को ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स उनके साथ जोड़ा है। They exchange love, they preserve relationships, they enjoy relationships. इनका कम्युनिकेशन, इनकी फैमिली, लव, कम्युनिकेशन कैसा होता है इनका? बहुत जबरदस्त कम्युनिकेशन। मान लो एक फास्फोरस लेडी बस में जा रही है, तो उसके जो इधर बैठा है उसने उससे भी बात करनी शुरू कर देनी अपने आप ही। ये नहीं कि कोई वो पूछेंगे कहाँ जाना है, वो खुद ही इतनी ज्यादा कम्युनिकेटिव होती है कि उसने अपने इधर वाले से भी बात कर लेनी, इधर वाले से भी बात कर लेनी, हर एक के साथ बात करते रहना। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। बच्चों में मैं कम्युनिकेशन कैसे देखती हूँ, ये बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, टीचर्स के साथ बातें एक्सचेंज करना। इनके घर में कोई भी आ जाए तो इनको तो मजा ही आ जाता है कि घर में कोई आया, अब हम बात करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। और जब कोई इनका गेस्ट जाता है तो ये वही लोग होते हैं जो रोना शुरू कर देते हैं कि मत जाओ। ये फास्फोरस होते हैं। इतना इनका कम्युनिकेशन, जितना इनको प्यार करो उससे दुगना प्यार ये देते हैं। अफेक्शनेट, रिटर्न्स अफेक्शन, शेयरिंग रिलेशनशिप्स,
एक्सचेंजिंग विद अदर्स, लर्निंग, ये चुप तो रह ही नहीं सकते। लर्निंग, पढ़ाई, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करनी, एंड एंजॉयिंग दिस कम्युनिकेशन, लर्निंग लैंग्वेज, रिलेशनशिप्स, ये सब कुछ फॉस्फोरस का थीम है। दे आर वेरी सिंपैथेटिक पीपल, जेन्युइन सिंपैथेटिक। एक तो होते हैं कि दूसरे के मुंह के ऊपर सिंपैथी करनी, लेकिन ये जेन्युइन लोग होते हैं। सो इनको सिंपैथी से, कम्युनिकेशन से, नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेशंस, इसके साथ इनको बहुत ज्यादा मतलब होता है। सो ये केस जो 6-7 महीनों में बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गए। अप्रैल के बाद इनकी मेडिसिन बंद है और अभी ये कहीं गए हुए हैं फॉर दिस कॉन्सर्ट सम फॉरेन कंट्री में, गाने के लिए, सिंगिंग के लिए। और इनका वेट भी जो एंड में था दैट वाज 77 किलोग्राम्स। 4-6 महीने की होम्योपैथी दवाई ने इनका वेट भी ठीक कर दिया। जितने भी इनके पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स थी, सभी की सभी बिल्कुल नॉर्मल आ गई। एंड वाली जो मेरे पास रिपोर्ट है, SGOT PT OT was 25, PT was 34. So this was the case जो कि मैं आज टीचर्स डे पर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड वी हैव डिस्कस दिस मेडिसिन ऑल्सो। फॉस्फोरस का थीम है एनी कम्युनिकेशन इज बेटर देन नो कम्युनिकेशन। के बाद कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, नो कम्युनिकेशन से तो बेटर ही है, चाहे फजूल की बातें करी चलो। सो एनी कम्युनिकेशन इज बेटर देन नो कम्युनिकेशन, ये फॉस्फोरस का थीम है। सो दिस इज ऑल इन माय केस। सो हमेशा ट्राई टू टेक appropriate, most appropriate routines, जो जचता हो, जो लगे कि बिल्कुल ठीक है। आई नो कि जब हम लोग केस लिखते हैं, लिखने में और जब सामने पेशेंट बैठा हो, उसमें बहुत फर्क होता है, क्योंकि पेशेंट के बोलने से बहुत चीजें हमें कन्वे होती हैं, लिखने में वो सब कुछ मिस हो जाता है। देयर इज लैकिंग जब लिखते हैं तो उसमें, लेकिन फिर भी जो रूब्रिक्स आप लोग इस्तेमाल करते हो वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। इन जनरल मैं नॉर्मल पोटेंसी 30-201 यूज करती हूँ, लेकिन पिछले कुछ 6-8 महीनों से मैं देख रही हूँ कि जितने एक्यूट केसेस हैं जिनमें बहुत ज्यादा पैथोलॉजिकल ये रिपोर्ट्स में बहुत गड़बड़ होती है, और एक्यूट में हम अगर मान लो मैं 30 फॉस्फोरस 30 की एक डोज दे देती और हफ्ता मैंने वेट करनी थी, 15 दिन वेट करनी थी, पता नहीं उसका वो रिजल्ट मिलना था नहीं मिलना था। मुझे लग रहा था कि ही नीड्स रिपीटेड डोजेस, क्योंकि इतना ज्यादा SGOT PT था। 30 पोटेंसी में मैं रिपीट नहीं कर सकती थी। और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स का देखा हुआ है कि अगर एक्यूट ऐसी कंडीशंस हो तो इसमें LN पोटेंसी यूज करनी चाहिए। दूसरी बात, एक मेरा लास्ट ईयर एक केस था जिनको सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया था। उनका 90% जो लिवर था वो बिल्कुल खत्म हो गया था और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि लिवर ट्रांसप्लांट होगा। साथ में उनकी किडनीज भी, रीनल फेलियर की तरफ वो केस चला गया था। तो उस केस में भी ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मैंने वहां पर, उनकी लाइकोपोडियम मेडिसिन थी, तो मैंने वहां पर भी LN पोटेंसी यूज की और आप यकीन नहीं मानोगे कि इतना अच्छा मुझे वहां पे रिजल्ट मिला। सो मुझे लगता है कि जो भी ऐसे जहां पे हमें लगता है कि फ्रीक्वेंट दवाई रिपीटेड देनी चाहिए, तो वो LN पोटेंसी में एक्यूट कंडीशंस में हम दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने LN पोटेंसी यूज की। जी डॉक्टर अशोका वाध्या, थैंक यू जी। आप एक बुलावे पे आ गई। अरे कोई बात नहीं है। और आपके साथ साथ मैं सारे मेंटर्स जो HSH में अपने केस देते हैं या एक लाइन भी पढ़ाते हैं, उन सबको आज शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। जी। और ऐसे ही नॉलेज शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए होम्योपैथी को, अपना आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू दीदी। Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you all members. Thank you. Congratulations of Teachers Day.